निशांत। सो हम दोबारा से अपना एक सेशन लेके आए हैं जो कि बेसिकली कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूटी बनी हुई है हमारे उसमें। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली है हिंदू का एनालिसिस 4 फेब का। ठीक है, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। तो हिंदू का एनालिसिस है हमारा, तो आइए हम देखते हैं आगे। खबरें बहुत ज्यादा हैं सर, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है तो कोई खबर छूटनी नहीं चाहिए, चाहे एक बार उस पर नजर मार लेते हैं लेकिन खबरें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी खबर छूटनी नहीं चाहिए, ये स्ट्रिक्ट है मेरी क्लास में। ठीक है, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूं निशांत। ठीक है, मैं करंटली जो है सीएपीएफ में एज असिस्टेंट सब ऑफिसर जो है सर्व कर रहा हूँ। एंड आई माई सेल्फ जो है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो जो मेरा पॉजिटिव है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड है वो बेसिकली करंट अफेयर्स है, तो वही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा मैं जो नहीं जानते हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस भी जो है देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी का कोर्स भी जो है कंप्लीट करा रहा हूँ। कुछ समय से उसमें थोड़ा सा बीच में कह सकते हैं थोड़ा स्टॉप आ गया है। बाकी जल्दी से ही ज्योग्राफी का कोर्स हम खत्म करेंगे और ज्योग्राफी जो है यूपीएससी लेवल की हम पूरी खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज की शुरुआत करते हैं न्यूज की। देखिए पहली न्यूज क्या है सर, फार्मर्स बिल के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। ठीक है, फार्मर्स बिल आया, ठीक है, ये बिल आए, इस बिल के बाद सर प्रोटेस्ट हुए। अभी तक प्रोटेस्ट जो थे, जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे वो थे पीसफुल। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 26 जैन को वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए और जो हुआ वो हम सबने देखा सर। ठीक है, 26 जैन को जो हुआ वो हम सबने देखा, वो हम सब में से किसी से बिल्कुल नहीं छुपा था, जो हुआ वो सबने देखा। ठीक है, वो सबने देखा। इसके बाद क्या हुआ ना सर, 26 जनवरी के बाद क्या हुआ कि फार्मर्स का थोड़ा सा सपोर्ट कह सकते हैं वो ढीला पड़ गया। गवर्नमेंट ने जो है फार्मर्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टाइट करना शुरू कर दिया था। जगह जगह पे इंटरनेट जो है वो सस्पेंड हो गया है, अभी भी सस्पेंड है। बेसिकली कुछ दिल्ली के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर इंटरनेट अभी भी सस्पेंड है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है पानी की, बिजली की, गवर्नमेंट ने वो काट दी। और फिलहाल जो है अभी एक इम्पैस है, एक डेडलॉक जो है बना हुआ है। एज सच कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अभी क्या हुआ है, फार्मर्स का जो लोकल सपोर्ट जा चुका था वो वापस आता दिख रहा है, क्योंकि हरियाणा में एक मैसिव गैदरिंग हुई है जिसमें क्या है ना, फार्मर्स यूनियन तो ऑलरेडी वहां थे, उसके अलावा जो खाक पंचायत के मेंबर्स थे आसपास के, उन्होंने भी आके ज्वाइन किया है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया है, 1 मिनट दीजिएगा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सरकार के आगे रखी हैं 5 डिमांडें। तो इन शॉर्ट इस न्यूज में आपको ये 5 डिमांडें जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस न्यूज में जो किसान ने 5 पॉइंट रेजोल्यूशन, इसे हम कहते हैं 5 पॉइंट रेजोल्यूशन जो रखा है वो क्या है वो सुन लेते हैं। ठीक है, तो सर पहला किसान ने कहा है कि रिपील करिए। क्या रिपील करिए सर, रिपील करिए फार्म लॉज, जो उनकी हमेशा से डिमांड है। ठीक है सर, पहला रेजोल्यूशन ये हो गया। पेन चेंज कर लेते हैं सर, कलर ठीक नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला है रिपील करिए फार्म लॉज। दूसरा क्या है सर, एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। समझ रहे हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है सर एमएसपी की आप लीगल गारंटी दीजिए। पहला क्या है, फार्म लॉस को पूरा का पूरा हटाइए। ये 2 डिमांडें तो बहुत पहले से चली आ रही हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरी डिमांड है सर कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कीजिए। अब सर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिए, अगर मैं कहूं कि एमएसपी कैसे निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास एक कमीशन होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्या करता है, ये आता है फील्ड में। ठीक है, ये करता है फील्ड में सर्वे।
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस क्या करता है, ये जाता है फील्ड में सर्वे करता है एंड देन ये करता है, देन ये अपनी रिकमेंडेशन किसे देता है, ये देता है अपनी रिकमेंडेशन एग्री मिनिस्ट्री को, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी रिकमेंडेशन देता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करती है किसे, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपनी रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करती है एंड देन ये डिसाइड करता है कि एमएसपी क्या होना चाहिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो वस्तु का न्यूनतम मूल्य जो किसान को मिलना ही चाहिए वो सर कितना होना चाहिए, ये डिसाइड अल्टीमेटली कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किस किस की हेल्प से, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से। चलिए ये तो हमने देखा कि सर एमएसपी डिसाइड कौन करता है। अब सर एमएसपी निकलता कैसे है, एमएसपी को निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एमएसपी को निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, एक होता है A2, एक होता है A2 प्लस FL और सर एक होता है आपका C2। इन तीनों में सर अंतर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों में अंतर समझना आपके लिए। जो सर A2 है ना, A2 क्या है, मानिए किसान है, किसान ने क्या किया अपने खेतों में, किसान ने जो है अपने खेत में एक फसल उगाई। अब फसल उगाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए, शुरुआत करते हैं, बीज चाहिए, ठीक है, बीज चाहिए, बीज के अलावा उसे क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर के अलावा उसे क्या चाहिए, उसे इरिगेशन करना है, पानी चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, पानी के अलावा उसे क्या चाहिए सर, कहीं ना कहीं उसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, उसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, फिर उसे ट्रैक्टर चाहिए एंड सो ऑन। मतलब किसान का जो अनाज है, अनाज उगाने में जितना भी खर्चा आया है, इन शॉर्ट किसान का अनाज उगाने में जितना भी खर्चा आया है उसमें आप 50% ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। समझ में आया A2 कैसे निकालते हैं हम। किसान ने जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मतलब किसान की जेब से जितना भी पैसा उस क्रॉप को या उस अनाज को उगाने में गया है, सिंपल से किसान की जेब से जितना भी पैसा गया है उसको उगाने में या जितनी भी लागत है किसान की, उसमें आप 50% जोड़ दीजिए, ये आपका बनता है एमएसपी। ठीक है, एक तरीका सर ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया सर, A2 प्लस FL। सर दूसरा तरीका सर क्या हो गया, सर दूसरा तरीका हो गया A2 प्लस FL। ये आप देख सकते हैं, पहला है A2, A2 तो यही हो गया जो किसान की जेब से सारा खर्चा हुआ है, प्लस FL क्या है ना, अब किसान क्या है, किसान के खेत में जो है हमारे इंडिया में क्या है ना सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं क्या है ना कि एक खेत में जो है पूरी की पूरी फैमिली काम करती है। अब अगर किसान की फैमिली उसके खेत में काम कर रही है, अब अगर किसान की फैमिली उसके खेत में काम कर रही है, उसका हाथ बटा रही है, तो किसान अपनी फैमिली को सैलरी नहीं देगा। लेकिन इस वाले मेथड में हम ये मानते हैं अगर वो किसान की फैमिली नहीं होती, अगर वो किसान की फैमिली नहीं होती, एक लेबर होते, अभी तो क्या है किसान ने खेत में अपनी फैमिली को एम्प्लॉय कर रखा है या काम करवा रहा है, लेकिन मानो किसान के पास फैमिली नहीं होती और उसकी जगह वो कोई लेबर को एम्प्लॉय, लेबर को अपने वहां काम करने के लिए रखता, तो उसको लेबर को कितने पैसे देने होते वो यहां जोड़ता। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको फैमिली लेबर। अल्टीमेटली क्या है सर, फैमिली पैसे नहीं ले रही है, लेकिन अगर इस फैमिली की जगह कोई लेबर होता तो वो कितने पैसे लेता, वो हम जोड़ेंगे प्लस 50% जोड़ेंगे और ये आएगी आपकी एमएसपी। सर ये दूसरी एमएसपी हो गई, ये हो गई आपकी दूसरी एमएसपी। अब तीसरी है सर इंपॉर्टेंट एमएसपी आपकी, तीसरी है सर आपकी इंपॉर्टेंट एमएसपी, यह है C2। अब सर C2 क्या है, ठीक है सर, अब सर C2 क्या है, C2 में कुछ नहीं है। अब आप समझिए C2 में यह है कि पहले तो हमने A2 जोड़ लिया, A2 क्या है हम समझते हैं, किसान की जेब से जितना भी खर्चा गया है वो A2 है। उसके अलावा प्लस FL, FL क्या है, जो फैमिली खेत में काम कर रही है,
जो फैमिली खेत में काम कर रही है, अगर उसको हम लेबर के तौर पे करते हैं तो एफ, तो उसमें हम एफ एल जोड़ देंगे। मतलब जितना हम लेबर को पैसा देते, भले ही हम फैमिली को नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस फैमिली को हम एक लेबर के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, तो A2 प्लस एफ एल हो गया। प्लस जिस जमीन में किसान खेती कर रहा है, हो सकता है जमीन उसकी है, हो सकता है जमीन वो किसी से उसने किराए पे ली है, लेकिन इस केस में हम मानते हैं कि जिस जमीन में वो खेती कर रहा है वो उसने किराए पे ली है, तो उस जमीन का जो रेंट होगा, जो खेती करने में उस जमीन का रेंट लगेगा, वो रेंट भी हम जोड़ लेते हैं, प्लस 50% आता है क्या, एमएसपी। समझ रहे हैं? ठीक है। अब मुझे बताइए, ये एक्चुअली मैंने जब ये थ्री फार्म लॉज की क्लास ली थी, उसमें मैंने इसको बिल्कुल विस्तार में समझाया है कि स्वामीनाथन कमेटी क्या होती है, क्या क्या इसके मतलब रिकमेंडेशन थे। तो अगर कोई को दिक्कत है तो वो मेरी उस क्लास को रेफर कीजिएगा। अराउंड 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है सर, लेकिन क्लास लंबी है। लेकिन समझिए, अगर किसी टॉपिक की डीप नॉलेज आपको चाहिए तो आपको वो 10 से 15 मिनट में तो नहीं आ पाएगी। हाँ, अगर वीडियो को अट्रैक्टिव बनाना है तो 10 मिनट बहुत है सर। लेकिन अगर हम बात सीरियसनेस की कर रहे हैं, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो 10 मिनट में बात आप मेरे से आपके तक पहुंचाना A to Z बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा था? स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था, बेसिकली क्या था, ये बनी थी 2004 में, और 2006 में इसने रिपोर्ट दी थी कि भाई साहब C2 अप्लाई करो। किसके लिए? एमएसपी के लिए। मतलब इन्होंने कहा था एमएसपी के लिए C2 अप्लाई करो। ठीक है। और आज के दिन भी एमएसपी जो निकलता है वो निकलता है इस वाले मेथड से, जो कि है आपका A2 प्लस FL से। समझ रहे? आज के दिन भी जो आपका एमएसपी निकलता है वो निकलता है A2 प्लस FL से। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि इसको निकालो आप C2 से, लेकिन अल्टीमेटली अभी निकलता है A2 प्लस FL से। तो फार्मर्स की डिमांड है कि एमएसपी जो है आपका C2 से निकलना चाहिए, मतलब C2 प्लस 50% होना चाहिए। ये फार्मर्स की डिमांड है। और आप बताइए, अगर इन तीनों में कहूं सबसे ज्यादा पैसे फार्मर्स को कहां मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा पैसे फार्मर्स को यहां मिलेंगे। समझ गए आप? तो हम दोबारा से अपने टॉपिक में आते हैं। टॉपिक क्या था? टॉपिक यही था कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको मानिए। ठीक है, तीन उनकी बातें हो गई। चौथी कहा कि रिलीज कीजिए, हमारे बंदों को रिलीज कीजिए सर, जो उनको पकड़ा गया है कब? रिपब्लिक डे के दिन। रिलीज कीजिए उन लोगों को जिसको पकड़ा गया है रिपब्लिक डे के दिन, उन फार्मर्स को रिलीज कीजिए। चलिए, ये हो गया। और पांचवा इनका है सर, पांचवा इनका है लोन वेव कीजिए हमारे। ठीक है। तो सर ये 5 डिमांडें हैं फार्मर्स की, जो उन्होंने कल ही जो है कह सकते हैं कल ही जो है सरकार के सामने रखी हैं। ठीक है। अभी सरकार का क्या बयान इस पे आता है वो तो हमें कल के पेपर में पढ़ के पता लगेगा, लेकिन मीनवाइल जो है ये 5 डिमांडें सरकार के सामने रखी गई हैं। सर पहली डिमांड ठीक है, कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को लेकर है। दूसरी डिमांड भी हम मानते हैं आंदोलन से रिलेटेड है। सर तीसरी भी हम मानते हैं कि आंदोलन से रिलेटेड है। चौथी डिमांड जो है उनकी, ये इंडिविजुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला था जो 26 जनवरी को हुआ, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। वो फोटो जो हमारे जहन में बसी है, वो फोटो मैं रोज आपको दिखाता हूँ जो कि हमारे जहन में बसी है। दिखाने का मेरा एक ही मोटिव है कि हमारे देश से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव हमारे देश में कितनी भी डाइवर्सिटी हो, नंबर ऑफ रिलीजन्स हो XYZ, नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हो, लेकिन अल्टीमेटली जब बात आती है देश की तो देश हमारा सबसे आगे होता है, और बात आती है देश की तो सबसे पहले हम हिंदुस्तानी ही हैं। ठीक है। तो वो इमेज जो हमारे सामने थी उसने जो है हमारा दिल जला दिया था। तो ये जो डिमांड है ये कहीं ना कहीं से मुझे गवारा नहीं लग रही है, क्योंकि ये तो बात है लॉ एंड ऑर्डर की, और एज पर लॉ जो लॉ डिसाइड करेगा, जो कानूनी कार्रवाई उन पे होगी वो एज पर लॉ होगी। लोन वेवर जो है सर ये तो सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है, और अभी तो वैसी सरकार का जो घाटा है बहुत आगे चले गया है, तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये जो आपकी डिमांड है ये मुझे जो है एक्सेप्टेबल नहीं है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बाकी आई गेस पहला आर्टिकल क्लियर हो गया होगा आपका, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये 5 डिमांडें हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये नया डेवलपमेंट था तो इसलिए मैंने आपको जो है ये बता दिया है। चलिए हम आगे आते हैं सर, सेकंड न्यूज में आते हैं सर। सेकंड न्यूज क्या है ना सर, सेकंड न्यूज भी बड़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग न्यूज है। गवर्नमेंट ने नोटिस दिया ट्विटर को कि फार्मर्स जेनोसाइड में, ऑन फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग। इस पूरी न्यूज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको आपके लिए बिल्कुल सा इजी करके आपके पास लेके आता हूं। क्या है ना सर, 26 जनवरी को जो है आपका क्या हुआ वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूं और शायद पूरी कंट्री जानती है। ठीक है, तो क्या हुआ सर कि उस दौरान सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया है, ये सोशल सर्कुलेशन जो भी होता है मैसेजेस का, इसको मैं ईवल मीडिया कहता हूं अपने एंड में। तो ये कहीं ना कहीं जितने भी ये कह सकते हैं आंदोलन या जितने प्रोटेस्ट होते हैं, ये सोशल मीडिया ही भड़काता है। ठीक है, मैं इंटरमीडिएट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन एंटी सोशल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो इससे जो है हेट स्पीच फैलाते हैं। तो वैसे ही हुआ, गवर्नमेंट ने ट्विटर से कहा था कि 250 अकाउंट जो है वो ब्लॉक करो। गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ 250 अकाउंट्स दिए थे, ट्विटर को कहा था कि आप इसको ब्लॉक कीजिए क्योंकि ये जो है हेट स्पीच फैला रहे हैं। पहली चीज, गवर्नमेंट ने ट्विटर को आदेश दिया कि आप 250 अकाउंट जो है वो ब्लॉक कीजिए क्योंकि क्या है, ये हमारे वहां हेट स्पीच फैला रहे हैं और इससे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी में आंच आ सकती है। और सरकार ने ये जो ऑर्डर दिया, ये किस पावर के अंदर दिया? सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। समझिए, सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट 2000, ये सेक्शन आप आए दिन न्यूज में सुनते हैं तो इसको आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 69 इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या कहता है? इट गिव द पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब where the central government or any officer on its behalf is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of the sovereignty and integrity of India or defense of India or security of the state or friendly relation with the foreign state or public order for preventing incitement। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या उसका कोई ऑफिसर उसके बिहाफ में जब सेटिस्फाई होता है कि देश के इंटरेस्ट में या देश की सिक्योरिटी में या देश के डिफेंस के लिए जो है अगर कोई भी चीज अफेक्ट करती है तो हम एक ऑर्डर दे सकते हैं, बाय ऑर्डर डायरेक्ट एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और इंटरमीडियरी टू ब्लॉक फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक और कॉज टू बी ब्लॉक्ड फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्सेस। कुछ नहीं है सर, ये तो आपका इंडियन कानून की लैंग्वेज है। मुझे नहीं पता ये इंडियन कानून इतना टफ क्यों है, मतलब ये तो बेसिकली वो बात हो गई कि नॉर्मल आदमी पढ़े तो उसको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ये तो बड़ी ही हार्श लैंग्वेज है, इसको मैं इजी करके ला के ले आता हूं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई ऐसी चीज मीडिया में या सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जो है सर्कुलेट हो रही है, जिसमें देश की अखंडता, ठीक है, सोवरेनिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी या हमारे किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है वो हैम्पर हो रहे हैं, तो हम उस एजेंसी को, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो कोई इंटरमीडियरी हो, उसको आदेश दे सकते हैं कि इसका जो एक्सेस है वो ब्लॉक कर दे और जो आम पब्लिक है इसे नहीं देख पाए। वही बात तो यहाँ है, गवर्नमेंट ने ट्विटर से कहा कि आप 200 अकाउंट जो है इनको ब्लॉक कर दीजिए। गवर्नमेंट ने ट्विटर से इसलिए कहा क्योंकि उन अकाउंट से जो है हेट स्पीच फैल रही थी और गवर्नमेंट को डर था कि उन अकाउंट से कहीं ना कहीं हमारे देश की अखंडता को जो है असर पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो थी ट्विटर जो है वो एक इंटरमीडियरी है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो यहाँ दोनों लिखा हुआ है, गवर्नमेंट और इंटरमीडियरी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आई गेस आपको सही है। ठीक है, तो अब क्या है, अगर कोई इंटरमीडियरी ये इसका पालन करने से जो है हटती है तो उसको पनिश किया जाएगा with an imprisonment for a term which may be extend to 7 years and also be liable to fine।
तो गवर्नमेंट ने ट्विटर से कहा था कि भाई 250 अकाउंट आप ब्लॉक कीजिए, और ट्विटर ने 250 अकाउंट जो है ब्लॉक किए थे। बट उसके बाद एक दिन पहले ट्विटर ने वो 250 अकाउंट जो है वो रिस्टोर कर दिए, ये कह के कि राइट टू फ्री स्पीच का हम उल्लंघन कर रहे हैं और वो लोग इन अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट ने ट्विटर को धमकी दी है, अगर ये रिफ्यूजल करते हैं टू रिमूव कंटेंट सो दे मे इनवाइट पीनल एक्शन। और पीनल एक्शन किसके तहत होगा, और पीनल एक्शन किसके तहत होगा, पीनल एक्शन इसके तहत होगा। ठीक है, तो आई गेस आईटी एक्ट 69 ए सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 आपके समझ में आ गया है। गवर्नमेंट किस गुनाह पे कह रही है कि आप पे ऑर्डर, आप पे जो है हम पीनल एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 69 ए ऑफ द आईटी एक्ट 2000 क्लॉज 3 के तहत कह रही है। और क्लॉज 1 के तहत अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट में टू गवर्नमेंट एजेंसी और इंटरमीडियरी, जिससे देश की अखंडता और प्रभुत्व पे जो है असर पड़ता है, उसे हम जो है पब्लिक के सामने आने से रोक सकते हैं। आई गेस ये न्यूज भी आपकी पूरी हो गई है। आप लोग देख पा रहे हैं सर, मैं न्यूज बता रहा हूं आपको, उसके सामने उसका जो है कहां से वो खींची गई है, कौन सा सेक्शन है, मैं उसके सामने ही लेके आ रहा हूं। समझिए, पढ़ाई ऐसी ही करनी है। करंट अफेयर मतलब पूरा का पूरा करंट अफेयर, अगर एक न्यूज उठाई तो उसे जड़ से खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये आपकी यूपीएससी के मतलब की नहीं है, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आया। ठीक है, थोड़ा सा 2 न्यूज पढ़ ली है, माइंड थोड़ा हैवी हो गया होगा, तो बीच में थोड़ा चिल मारते हैं हम लोग। ये देखिए, ये एक डॉग है और एक लेपर्ड है, दोनों, एक है प्रेडेटर और एक है प्रे। ये है प्रेडेटर और ये है इसका प्रे। लेपर्ड और डॉग हम कह सकते हैं दुश्मन होते हैं। दुश्मन क्या होते हैं, लेपर्ड हमेशा डॉग को खा लेता है, और ये केसेस हम सुनते हैं कि लेपर्ड जो है घर से जो है डॉग को ले गया, या गुलदार घर से जो है डॉग को ले गया। इस केस में क्या हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस हुआ है, और जो वाइल्ड लाइफ में मेरे भाई इंटरेस्टेड होते हैं उनको पता होगा कि ऐसे एक्सेप्शंस अमूमन देखने को मिलते हैं। मुझे अभी भी याद है, एक टाइम जो है मैंने डिस्कवरी में देखा था, सॉरी यूट्यूब में डिस्कवरी में देखा था कि एक लायनस ने एक कह सकते हैं बुल के जो काफ है, काफ को जो है उसके बच्चे को जो है या बुलक के बच्चे को जो है पाला था अपना बच्चा समझ के, तो वो भी एक स्टोरी है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सेप्शन हुआ है, दोनों जो है बाथरूम में कुछ समय के लिए बंद थे, ना प्रेडेटर ने प्रे को खाया ना प्रे ने जो है इसके पास गया। डॉग जो है पूरे समय जो है ऐसे ही बैठा रहा, और अल्टीमेटली जो है लेपर्ड को जब रेस्क्यू करने आए तो लेपर्ड भाग गया और डॉग को जो है सही सलामत निकाला गया। तो ये कुछ एक्सेप्शन है लाइफ में। ठीक है, जो होना है वही होगा, ये देखिए शो करता है। ठीक है, तो बाकी ये न्यूज आपके मतलब की नहीं है, ये सिर्फ एक चिलिंग न्यूज थी। ये देख के आपको थोड़ा सा आपका मन जो है इजी हुआ होगा। अब मन अगर इजी हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ सीरियस न्यूज की तरफ। चलिए, ये एक ऑनलाइन न्यूज है। ठीक है, आप भी जानते हैं जेफ बेजोस जो है, जो अमेजन के फाउंडर थे। ठीक है, इन्होंने अमेजन जो है बेसिकली पहले एक बुक सेलर के तौर पे बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है अमेजन इतना बढ़ गया कि आज जो है पूरे वर्ल्ड में अमेजन का बिजनेस जो है, जो उसकी पूरी वैल्यू है वो है 1.7 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी सर कितनी है, 2.5 ट्रिलियन। तो समझ लीजिए इंडिया की जीडीपी के हाफ से भी ऊपर जो है अमेजन की जो है कह सकते हैं स्ट्रेंथ एसेट्स हैं या पूरा बिजनेस है। ठीक है, और इनको इनको इनका जो है सक्सेसर वो कौन है, वो है एंडी जेसी। ठीक है, ये कब आपके अराउंड मई में ये जो है आपका ये लीव करेंगे, एंड उसके बाद जो है ये एक एग्जीक्यूटिव चेयर में ये रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयर जो है वो निभाएंगे। तो ऐसा सभी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, तो इतना जानिए जेफ बेजोस जो है इस साल मई के टाइम पे 3rd क्वार्टर में जो है अब ये जो है इसका जो सीईओ का पद जो है वो छोड़ेंगे, एंड एंडी जेसी जो है इसको कह सकते हैं आपका इनके सक्सेसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज है जो आज आई थी, लेजिस्लेचर्स पैनल हैव द पावर टू समन विटनेस, सुप्रीम कोर्ट टोल्ड। ठीक है, ये न्यूज से पहले एक दिन पहले की, ठीक है, एक दिन पहले ये उस न्यूज का जो है बैकअप है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूज की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज जो है कहीं ना कहीं रिलेट करती है। तो इस न्यूज की जो कंटिन्यूटी थी वो यहां से आई थी। ये है 3 तारीख की न्यूज, मतलब कल की न्यूज ये है।
इसमें कहा था ना, सेंटर कोर्ट से कह रही है कि सोशल मीडिया इश्यूज इज आर कंसर्न, सेंटर कह रही है। इस न्यूज में था, सेंटर कह रही है कि जो सोशल मीडिया के इश्यूज हैं वो हमारे कंसर्न है और स्टेट को ऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे अपनी नाक उसमें नहीं घुसानी चाहिए। ये एक केस था जिसमें मिस्टर मोहन जो है फेसबुक के सीनियर जो है एम्प्लॉय हैं, उनको जो है बुलाया गया था। ठीक है, उनको बुलाया गया था और उनसे उनसे पूछताछ की गई थी। तो यहाँ सेंटर ने कहा, कंसर्न अबाउट information technology and law relating to social media intermediaries fall within the domain of the parliament and the central government। तो ये हमारी डोमेन में बनता है। एंड द दिल्ली असेंबली और फॉर द मैटर एनी स्टेट असेंबली हैज नो jurisdiction of power over such issues, the central told the supreme court on Tuesday। समझ गए? मतलब सोशल मीडिया के जो इश्यूज हैं वो हमारे कंसर्न्स है, स्टेट को अपनी नाक उसमें नहीं घुसानी चाहिए। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि स्टेट की जो कमेटी थी, हार्मनी कमेटी, पीस एंड हार्मनी कमेटी, उसने जो है आपके जो मिस्टर मोहन है उनको बुलाया था। जो दिल्ली में राइट्स हुए थे उसमें फेसबुक का जो रोल था, एलिश रोल, उसके तौर पे बुलाया था और उन्हें जो है उनपे जो है कह सकते हैं, उनको कहा था कि आप आइए और हमें बयान दीजिए, और पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का एक्शन का जो है लगाने की धमकी दी थी अगर वो नहीं आएंगे तो। ठीक है, लेकिन मिस्टर मोहन कह रहे थे कि आई हैव द राइट टू रिमेन साइलेंस, और बाकी जो है ये तो स्टेट का इशू है ही नहीं, ये तो सेंटर का इशू है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेजिस्लेटर पैनल्स हैव द पावर टू समन विटनेस। ये कह सकते हैं कि जो इसमें पावर है बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन लेजिस्लेचर के जो से बनाए गए जो पैनल्स हैं उनके पास भी पावर है कि वो विटनेस को समन कर सकते हैं। द असेंबली कमिटी फॉर्म बाय स्टेट लेजिस्लेचर have the power to summon witness and enforce their attendance through compulsory process. It is a tradition that travels back to hundred of years, the Delhi Assembly in Supreme Court on Wednesday। समझ गए आप? इतना कोई हार्ड फॉट नहीं है। The Assembly was justifying the summons issued by its Committee on Peace and Harmony to Facebook officials to testify in connection with the Delhi communal riots last year। इन्होंने समन किया था, अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने समन क्यों किया था मिस्टर मोहन का, इसलिए किया था क्योंकि लास्ट ईयर दिल्ली में जो रायोट्स हुए थे या जो आपके प्रोटेस्ट हुए थे, दंगे हुए थे, उसको लेके किया था। और द कोर्ट इज हियरिंग अ प्ली बाय सीनियर फेसबुक ऑफिशियल अजीत मोहन हु alleged that the notices issued by the committee threatened him and breach of privilege action unless he appeared before it to testify। तो धमकी दे रहे थे उसे कि आपको हमारे सामने जो है आना पड़ेगा वरना हम आप पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जो है लगा देंगे। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, एक मिनट दीजिएगा, कोर्ट ने यहाँ सीनियर जी, the order ultimately being asked from the court will spell out the death knell for the work of legislative committees। All committees have the power to summon as witness and enforce attendance through compulsory process। देखिए ये है जो आप मेन लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लीजिए, as witness and enforce attendance through compulsory process। ठीक है, और ये 100 साल से चलती हुई आ रही परंपरा है और इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब सेंटर ने, देखिए डेवलपमेंट देखिए कैसे होता है, पहले सेंटर ने कहा कि भाई सोशल इश्यूज जो इश्यूज हैं, जो इंटरनेट के इश्यूज हैं वो सारे हमारे हैं, हमारी डोमेन में है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें नाक नहीं घुसाए। ये क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था कि जो मिस्टर मोहन को जो है हार्मनी और पीस कमेटी जो है दिल्ली असेंबली की, उसके सामने जो है समन करने की बात की थी, बोला था अगर आप नहीं आएंगे तो हम आप पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो लगा देंगे। ठीक है, मिस्टर मोहन जो है कोर्ट गए और सेंटर ने कहा कोर्ट में कि यार ये हमारा मैटर है, इस पे अपनी स्टेट अपनी नाक ना घुसाए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लेजिस्लेचर है, उनके जो पैनल्स है, दे हैव द पावर टू समन विटनेस, उनसे बयान ले सकते हैं। ये 100 साल पुरानी प्रथा है जो चलती आ रही है एंड ये बदली नहीं है। समझ रहे? चलिए, ये एक अच्छी न्यूज है। ठीक है, एंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राई रेगुलेशन एससी। ट्राई क्या है सर? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी टेलीकॉम है ना, उसकी जो है एपेलेट अथॉरिटी जो है वो ये है, सबसे ऊपर जो अथॉरिटी है वो है ट्राई। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर जो एपेलेट अथॉरिटी है वो है आपकी ट्राई। ठीक है,
अब क्या गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे ऑर्डर्ड द ट्राई टू इंश्योर कंप्लीट एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेगुलेशन इशूड बाय इट। दिल्ली हाई कोर्ट में जो है रेगुलेशन इशूड किए थे 2018 में फॉर कर्बिंग अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस, यूसीसी क्या है बताऊंगा अभी। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है ट्राई से, जो हमने 2018 में जो आपको ऑर्डर दिए थे उसका स्ट्रिक्ट पालन किया जाए, जिससे कि हमने कहा था हम कर्व करेंगे किसे, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इन्होंने जो है जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, जो बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन है, इनको भी कहा है टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंसेस रेगुलेशन, दैट इज TCCC/PR, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस, ठीक है, जो कि 18 में ट्राई ने इशू किए थे। पहले हाई कोर्ट ने रूल्स दिए किसे, ट्राई को, यूसीसी के, देन ट्राई ने 18 में ही TCCC/PR, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन जो है इशू किए थे टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए। ये क्या मुद्दा है, पहले इस मुद्दे को हम देख लेते हैं। हम पूरा लिख रहे हैं, एक बार इससे पहले हम देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है। ये तो पढ़ लिया हमने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है, ट्राई से कहा है कि आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कीजिए 2018 के ऑर्डर को, जिसमें हमने कहा कर्व कीजिए किसे, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस, यूसीसी। और इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से कहा है कि आप जो है ट्राई का जो रेगुलेशंस था आपके लिए, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंसेस रेगुलेशंस TCCC/PR, जो ट्राई ने इशू किया है उस पर आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कीजिए। ऐसा क्यों है, एक प्लिया थी बाय 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी कह सकते हैं, which runs online payment platform Paytm, alleged that telecom operators are not blocking phishing activities over various mobile network। तो ये पॉइंट पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया फिशिंग एक्टिविटीज। बेसिकली ये क्या है, फिशिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी भी वो रुक नहीं रही है। अब फिशिंग क्या है सर, फिशिंग एक्टिविटीज क्या है। फिशिंग बहुत कॉमन है, इट्स अ साइबर क्राइम where people are contacted by email, phone calls or text at SMS by someone posing as a legitimate representative of an organization to lure them to part with their sensitive data including banking, credit card details and password। आमूमन होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, शायद वो ईमेल से भी करते हैं, ठीक है, कॉल भी आते हैं, टेक्स्ट SMS भी आता है, हमसे बोलते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमें आपकी ये डिटेल चाहिए, इतनी डिटेल अगर हमें मिल जाएगी तो आपका जो है इनाम निकल जाएगा या फलाना निकलाना कुछ भी हो जाएगा। तो बहुत सारी कॉल्स इसमें आती हैं। तो क्या होता है, इसको रोकने के लिए कुछ रूल बनाए गए थे, जिन्हें जो है हाई कोर्ट ने कहा था कर्बिंग अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस, और ट्राई ने जो है गाइडलाइंस दी थी किसे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को, TCCC/PR के तौर पे। लेकिन जो फिशिंग एक्टिविटीज हैं ये अभी तक नहीं रुक रही हैं, ये फिशिंग एक्टिविटीज हैं तो अभी तक जो है नहीं रुक रही है। और अभी क्या हुआ है, इसके खिलाफ कंप्लेन किसने की है, कंप्लेन की है आपकी 197, जो पेटीएम का एक आर्म है। Paytm has in its plea alleged that telecom operators are not blocking those who are defrauding its customers by phishing activities over various mobile networks. Paytm has contended that the telecom majors are violating their obligations under TCCPR 18 to curb problem of unsolicited commercial communication। ठीक है, Paytm claimed that under the regulation, the telecom companies are required to verify purported telemarketers seeking registration called registered telemarketers or RTM with them before granting access to the customer data and also take action immediately against all fraudulent RTM। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि आप उस रेगुलेशन से जो है उसके साथ में रहिए जो इश्यू किए गए थे। समझिए, हाई कोर्ट ने ट्राई के लिए जो रेगुलेशन का नाम जो था वो था यूसीसी, वो क्या था, वो था यूसीसी, उसे हम कहते हैं अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। और ट्राई ने जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए इशू किए थे उसे हम कहते हैं TCCC/PR, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 जो इशू किए थे। इससे क्या होता है, फिशिंग एक्टिविटीज में इससे क्या होता है, जो आपकी फिशिंग एक्टिविटीज है,
जो आपकी फिशिंग एक्टिविटीज है उसमें जो है रोक लगाने की बात की थी। ठीक है, और अभी जो है हाई कोर्ट कह रहा है कि इसका पूरा स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन कीजिए। आई गेस ये न्यूज क्लियर हो चुकी है। ये एक मुद्दा है सर नॉर्थ ईस्ट का, तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये तो कह सकते हैं सालों साल से चला आ रहा है। और इसके बीच में देखिए क्या हो रहा है, मतलब हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, सारे लोग जो है पढ़े हैं, वहाँ मैन वुमेन रेशियो भी अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा करते हैं। असम मिजोरम बॉर्डर स्कूल डैमेज इन ब्लास्ट, ये कोई पहली बार नहीं है, फिर अभी अगस्त में भी यहाँ एक ब्लास्ट हुआ था एक स्कूल में। अब आप बताइए, आप बच्चों के स्कूल तोड़ रहे हैं सर, ये किस बात की दुश्मनी आप निकाल रहे हैं? ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इसको देख के कोई कह पाएगा कि जो लोग ये कर रहे हैं वो एडुकेटेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें सब बहुत हर्ट करती हैं। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप पे कुछ बॉर्डर इश्यूज है तो उसे डायलॉग के जरिए रिजॉल्व कीजिए। सर डायलॉग की एक चीज है जिसको रिजॉल्व करते हैं, डायलॉग ही चलता है। कोई भी इंटरनेशनल कंट्री के बीच में कोई इश्यूज होते हैं तो डायलॉग ही चलते हैं, डायलॉग डायलॉग एंड डायलॉग। अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो डायलॉग से ही आता है सर, लड़ाई से किसी का भला नहीं होता। और यहाँ पर भी वही हो रहा है, बॉर्डर इश्यूज है, आप एक दूसरे की प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है। वैसे ही हमारे देश में बच्चों का जो है ड्रॉप आउट इतना हो रहा है, कितने जो है आपके आंकड़े आ चुके हैं अभी कोविड के बाद कि स्कूल में जो है बच्चों का ड्रॉप आउट लेवल बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो है लोग स्कूल पे बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तो वेरी गुड, वेरी इंप्रेस्ड। ठीक है, अब इनका डिस्प्यूट क्या है, थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं सर। कुछ नहीं है, आज का नहीं है, असम से बहुत सारे स्टेट अलग हुए थे, तो असम का उन स्टेटों से बॉन्टी डिस्प्यूट वो चलता रहता है। असम का उन स्टेट से बॉन्टी डिस्प्यूट जो है चलता रहता है। अब अभी बात कर रहे हैं हम असम मिजोरम की। मिजोरम बॉर्डर्स असम बैरिक वैली एंड द बाउंड्री बिटवीन प्रेजेंट डे असम एंड मिजोरम इज 165 किलोमीटर, बोथ स्टेट बॉर्डर बांग्लादेश। एक बार मैप देख लेते हैं सर, ये है, देखिए ये तो है असम यहां तक, ठीक है, ये जो ऊपर इसके ऊपर पूरा ये असम है, ठीक है, और ये जो है ना ये नीचे जो है ये मिजोरम है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, कुछ समय पहले आपका अगस्त के टाइम पे जो इनकी डिस्ट्रिक्ट है, कचर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक जगह है, कौन सी, ये जगह कौन सी है, लैलापुर, लैलापुर। और एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी मिजोरम में, कौन सी, कोलासिब। यहाँ पर एक जगह है कौन सी, वेरनगिटे, वैरनगिटे। अब शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो तो आप देखिएगा, ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कचर डिस्ट्रिक्ट में जगह है लैलापुर, और वहीं वेरनगिटे की जगह है कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जो है लोगों के बीच में कुछ झड़प हुई, लड़ाइयां हुई। कहना यह था कि यहाँ से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, वो मिजोरम साइड आ रहे हैं, और इनका भी उसके अपोजिट जो है इन पे आरोप था। इससे क्या हुआ कि असम ने मिजोरम पे ट्रेड जो है ब्लॉकेड लगा दिया, और बहुत सारे डेवलपमेंट उस टाइम हुए थे। ठीक है, तो हुआ क्या, अब इनकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। एक मिनट दीजिएगा, इनकी हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो इनकी हिस्ट्री में यह है, ये देखिए, पहले देख लेते हैं क्या हुआ था। द रेसिडेंट ऑफ लैलापुर विलेज इन असम कचर डिस्ट्रिक्ट, जो बताया मैंने आपको, क्लैश्ड विद द रेसिडेंट्स ऑफ लोकेलिटीज नियर वेरिंगेटे इन मणिपुर मिजोरम कोलासिब डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने बता दिया आपको। Earlier in October 2020, a similar clash took place on the border of Karimganj, Assam and Mamit, Mizoram. करीमगंज और ममिट, करीमगंज ये हो गया, करीमगंज कहाँ हो गया, करीमगंज ये हो गया जो ही असम में है, और ममिट कहाँ है, ममिट ये है, मतलब यहाँ पर इनका क्लैश हुआ था पिछली बार। इस बार कहाँ है, इस बार यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्या इसका रीजन है, ये भी देख लेते हैं सर। रीजन क्या है, मिजोरम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ब्लेम illegal Bangladeshis alleged migrants from Bangladesh on the Assam side। समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि असम साइड में जो है इलीगल बांग्लादेशीज हैं, जो हमारी लैंड को जो है हल्के हल्के लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये माइग्रेंट्स की बात करने लगे हैं, और असम ने इसके बिहाफ में मिजोरम पे सैंक्शंस लगा दिए थे। तो वो बिल्डअप जो हुआ था, अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड क्या है सर, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आप याद कर लीजिए, कहीं भी हो सकते हैं। मिजोरम और असम के बीच में दो एग्रीमेंट हुए थे। एक 1875 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, लुसाई हिल्स और प्लेन ऑफ कचर के बीच में अलग हुआ था, डिफरेंशिएट हुआ था। लुसाई हिल्स और प्लेन ऑफ कचर कहाँ है, लुसाई हिल्स
पहले हम जो ये है आपका, इसे हम पहले लुशाई हिल्स ही कहते थे। मिजोरम जो था पहले, जो पहले मिजोरम था उसे हम लुशाई हिल्स ही कहते थे, और प्लेन ऑफ कचर ये था। तो बेसिकली असम से मिजोरम जो है वो अलग हुआ था। यह है क्या है, लुशाई हिल्स था का पूरा ये। तो 1875 में जो है इनका पहला एग्रीमेंट हुआ था, लुशाई हिल्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ कचर अलग हुआ था। दूसरा एग्रीमेंट जो आपका हुआ है, जो दूसरा एग्रीमेंट आपका हुआ है वो 1933 में हुआ है, जिसने बाउंड्री डिमार्केट की है लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच में। जिसने बाउंड्री डिमार्केट की है किसके बीच में, जिसने बाउंड्री डिमार्केट की है किसके बीच में, उन्होंने बाउंड्री डिमार्केट की है इनके बीच में, लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच में। ठीक है, अब असम जो है, असम मानता है 1933 का एग्रीमेंट, और मिजोरम मानता है 1875 का एग्रीमेंट। ये मिजो मानता है, ये असम मानता है। इससे क्या होता है, इनके बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो चलते रहते हैं, और आए दिन हम देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पर विवाद जो है चलते रहता है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें कैचिंग क्या है आपके लिए, असम और मिजोरम की जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। एक का है करीमगंज, दूसरा है हैलाकंडी, तीसरा है कचर। ये हो गई डिस्ट्रिक्ट असम साइड की जो कि बॉर्डर करती है मिजोरम को। मिजोरम साइड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, एक है आपकी मामिट, दूसरी है कोलासिब, और तीसरी कौन सी है, तीसरी है आइजोल। ये आपको पता होना चाहिए। और अभी रिसेंटली डेवलपमेंट कहां पर हुआ है, वो हुआ है लैलापुर में और वारंगीटी में डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर लड़ाइयां हुई है। ठीक है, इनके बीच में 2 एग्रीमेंट है, अल्टीमेटली असम से निकल के ही बना है मिजोरम। हम मिजोरम को पहले हम कहते थे क्या, लुसाई हिल्स। 1933 का एग्रीमेंट हुआ है, एक 1875 का हुआ है। 1933 का जो एग्रीमेंट है वो मणिपुर और लुसाई हिल्स की बाउंड्री को डिफाइन करता है, वेरेन जो 1875 का एग्रीमेंट है वो ये लुसाई हिल्स और असम की बाउंड्री को डिफाइन करता है। तो जो असम है वो 1933 का एग्रीमेंट मानता है, वेरेन जो ये आपका मिजोरम है ये 1875 का एग्रीमेंट मानता है। इसको लेके इनके बीच में क्लैश जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, क्लैश चले, आपसी मतभेद है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में भी सर बॉर्डर डिस्प्यूट चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हम जो वहां का इंफ्रा है उसे डैमेज करें। जो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ तो नर्क हो जाती है सर, समझिए। आप इस समय ऐसी जगह पे ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जब डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है। यू हैव द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, और उस दौरान अगर आपकी लाइफ में कोई भी आंच आती है तो वो आपका मूल अधिकार का हनन होता है, वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो समझिए यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें कितनी दिक्कतें होती होंगी। हाँ, कुछ तो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं नो डाउट जो उसको भड़काते हैं, लेकिन बाकी जो पीस लविंग लोग हैं उनके लिए बहुत दुखी वाली बात है सर। ठीक है, और सरकार को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, डायलॉग बढ़ानी चाहिए। और ये अराजकता जो है, इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में ये कॉमन नहीं है सर। आप नागालैंड ले लीजिए, ठीक है, जो डिमांड करते हैं ग्रेटर नागालैंड की, नेशनल एनएचडीसी जो है, ईसक मुहैया जो है आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा डिमांड करती है ग्रेटर नागालैंड की। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं, और ये हर इशू जो है सर वो लैंड को लेकर है, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए और जमीन चाहिए। तो ये सर मेरे समझ में नहीं आता सर कि फिर हम कहते हैं कि एजुकेटेड है। तो ये एक दो कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है जो मेरी समझ से बाहर है। चलिए, तो आई गेस असम मिजोरम का इशू आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये एक लैंडमार्क डील हुई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को जो है 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ₹48,000 करोड़ की डील में। इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक लैंडमार्क डील है। डील क्या है, तो 13 एडिशन ऑफ एरो इंडिया हुआ है बेंगलोर में, उसमें HAL को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है मैन्युफैक्चर ऑफ 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस फॉर इंडियन एयरफोर्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 14,000 करोड़। ठीक है, ये शो करता है कि हमारी इंडिजिनियस मिलिट्री जो गैजेट्स हैं उनको बढ़ाने की कैपेबिलिटीज कितनी है, बढ़ाने की कैपेबिलिटीज हमारी कितनी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ऑन द LCA कॉन्ट्रैक्ट ही सेड दिस, राजनाथ सिंह कह रहे हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द बिगेस्ट मेक इन इंडिया डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट। ये बिगेस्ट है सर, तो याद रखना पड़ेगा कि पीटी इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट है। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड 73 LCA, 73 सब मिलेंगे आपको क्या, LCA जो कि है तेजस MK1A। ठीक है, और जो है बाकी आपके जो 10 है, तो 10 आपके LC हैं वो क्या है, ट्रेनर है, MK1 तेजस, MK1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक है,
तो ये आपका है, टोटल कितना है 83 है, ठीक है। ये मिला है कितने की डील हुई है, 48,000 करोड़ की डील हुई है, किसके साथ हुई है, ये हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो कहाँ बन रहा है, वो हमारे देश में बन रहा है, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, हम ये प्लान कर रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम 130 बिलियन खर्च करेंगे मिलिट्री में अगले 7 से 8 साल में। तो समझिए अगले 7 से 8 साल में अगर ये असली में होता है तो इंडिया के पास जो आर्म्स का स्टॉक है, इंडिया के पास अपने आप को डिफेंड करने का जो एबिलिटीज हैं वो दुगनी हो जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं वी आर एक्चुअली रनिंग इन अ वॉर, हम एक टू फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ हो या हम विक्टिम हो स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म के, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक टू फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। एक तरफ चाइना हमारी जमीन में आके बैठा है, स्क्वाड करके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ टेररिस्ट को सप्लाई करता है पाकिस्तान, ठीक है। तो आई गेस ये हिस्टोरिक डील है, पीटी में पूछ सकते हैं। 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A और MK1 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है 48,000 करोड़ की डील में साइन हुई है, किसके साथ में, HAL के साथ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सर, इसको मार्क कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटरनेट जो है अभी भी दिल्ली में बॉर्डर्स में रिस्टोर नहीं हुआ है। इंटरनेट जो है दिल्ली के बॉर्डर्स में अभी भी रिस्टोर नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि तो रिस्टोर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये आरोप हम पे लगता हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर हो, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट हो, जहां पर भी ऐसा कोई इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज आता है, गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है, इंटरनेट सस्पेंड। सर देखिए मैं कह सकता हूं इंटरनेट सस्पेंड करना एक पॉजिटिव वे में ठीक है और नेगेटिव वे में ठीक है। इनके ऊपर मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको। देखिए सर, अगर मैं कहूं मैं इंटरनेट सस्पेंड कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, अभी हमने बात की, सोशल मीडिया जो है वो हेट स्पीच फैलाने में, जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं, इसके थ्रू हेट स्पीच बहुत फैलती है, आप भी जानते हैं। और इससे बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो जो है बहुत सारे छोटे मोटे प्रोटेस्ट एक मास प्रोटेस्ट बन जाते हैं। यही हमने 26 जनवरी को देखा। तो इसका पॉजिटिव पार्ट यही है कि हम मास प्रोटेस्ट को होने से रोक देते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट क्या है ना सर, हम ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों का ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर हम इंटरनेट कर्व कर रहे हैं, हम जानते हैं वहां बच्चे भी हैं, हम जानते हैं कि उसके इलाके हर लोग तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग प्रोफेशनल भी होंगे, कुछ लोग बच्चे भी होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं। आज देखिए जम्मू कश्मीर में आज भी कुछ इलाकों में 2G पकड़ता है, देश 5G की ओर को जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ इलाके में आज भी 2G आ रहा है। इससे प्रोफेशनल, बच्चे की ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें हर जगह नुकसान होता है। लेकिन समझिए सर, वहां इंसर्जेंसी इतनी है कि सरकार को भी मजबूरी में करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट ने ये जो अपना मेन हमारे लिए इसमें कैचिंग पॉइंट एक ही है, इसमें न्यूज लेके आया हूं, द मिनिस्ट्री इन्वोक्ड द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। ये किसके अंदर आता है, ये आता है पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 of the Indian Telegraph Act 1985 to suspend internet at Singhu, Gazipur और टिकरी from 11 PM on January to 11 PM on Feb 2। ठीक है, ये किसके तहत हमने इन्वोक किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसके तहत हमने इन्वोक किया है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये हमने किया है पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 के अंडर, जो कि किसमें आता है आपका, वो आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंदर। 2017 में ही हमने ये रूल जो है फ्रेम किए थे, ठीक है, अंडर द पावर ऑफ द यूनियन सेक्रेटरी, जो है फेल की अंडर द पावर ऑफ द होम सेक्रेटरी, ये हमने रूल लाए थे 2017 में, एंड द स्टेट होम सेक्रेटरी टू पास डायरेक्शन टू सस्पेंड द टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूड द इंटरनेट इन एन एरिया ड्यू टू पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। तो पब्लिक सेफ्टी बिल क्या कहता है, जो अंडर आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 में, अगर कुछ एरिया में जो है इंसर्जेंसी हो रही है या पब्लिक सेफ्टी का इश्यूज है, तो हम टेलीकॉम सर्विसेज को वहां पर सस्पेंड कर सकते हैं। इसी लॉ के बुनियाद में हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 8 या 9 महीने से सर्विसेज जो है वो सस्पेंड कर रखी है,
2G पकड़ रहा है कुछ जगह पे, और अभी ये ऐसा दिल्ली के बॉर्डर्स में हो रहा है, जो कि सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर में है, जहां पर फार्मर्स का आंदोलन जो है या फार्मर्स जो है वहां पर स्क्वाड करके बैठे हुए हैं। चलिए, तो ये बिल आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बिल बहुत न्यूज में आता है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात हो, या भी बात करते हैं हम दिल्ली बॉर्डर की, और आने वाले समय में अगर ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहां पर भी यही होने वाला है, और इसको लेके इंटरनेशनल अरीना में इंडिया की बहुत जो कह सकते हैं बुराई होती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आप जो है एक आदमी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, और राइट टू इंटरनेट एक राइट है आदमी का, राइट टू इंटरनेट, तो आप उसको जो है वायलेशन कर रहे हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं डिबेट ये है कि इंटरनेट का जो है हमारा इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्योंकि जमाना समझिए सर, ये जमाना ऐसा है, ये जमाना आईटी में भाग रहा है, डेटा का जमाना है, ऐसे जमाने में राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आते हैं इसमें, ये न्यूज कल की है, ये बिल्डअप कल का हुआ है, पहले मैं ऐसी कहानी बता दूंगा आपको, और मैं कल की न्यूज भी खोल लूं, ठीक है, मैं कल की न्यूज भी खोल लूं उसके साथ में, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा सर। जो ये आपकी न्यूज है, बेसिकली ये न्यूज क्या है कि एक एग्रीमेंट था, एक आपका एग्रीमेंट था जो कि आपका इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच में हुआ था। इसको हम कहते हैं ट्रापार्टाइट एग्रीमेंट, जो 3 लोगों के बीच में होता है। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, एक मिनट दीजिएगा। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, इस एग्रीमेंट में यह कहा गया था, जो श्रीलंका का याला टर्मिनल है, कौन सा वाला याला, जो श्रीलंका का याला टर्मिनल है, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल, जो श्रीलंका का ईस्ट कोस्ट टर्मिनल है, ठीक है, जो आपका एक टर्मिनल है, ये बनाएंगे कौन कौन, ये बनाएगा जापान, ये बनाएगा इंडिया, और ये बनाएगा कौन, ये बनाएगा श्रीलंका। ये ज्वाइंट में होगा, जिसमें जापान और इंडिया के लिए 49% स्टेक होगा, वेयर श्रीलंका का इसमें 51% स्टेक होगा। इसको देख के, इस चीज को देख के श्रीलंका के जो पोर्ट के वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए थे। उन्होंने सरकार में प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि हम धीरे धीरे जो देश की इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं वो विदेशियों के नाम कर रहे हैं, या विदेशियों से हेल्प ले रहे हैं, या विदेशियों को उनका स्टेक दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी में इश्यूज आ रहा है। तो इन यूनियंस की बार बार डिमांडों को लेकर सरकार प्रेशर में आई, और सरकार ने जापान और इंडिया से इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो छीन लिया है, और ये डिसीजन जो लिया है वो लिया है यूनिलैटरली, मतलब एक तरफा लिया है, ना कोई डिस्कशन किया है, ना इंडिया और जापान को कॉन्फिडेंस में लिया है, और ये छीन लिया है। इसके बाद इन्होंने कंपनसेटरी तौर पे, कि हम लोग कह सकते हैं कि ये छीना है तो कुछ तो देना ही है, तो कंपनसेटरी तौर पे इंडिया और जापान को जो है वेस्ट कोस्टल टर्मिनल में बनाने का आमंत्रण दिया है। इससे दिक्कत क्या है सर, ये जो आपका ईस्ट कोस्ट टर्मिनल था, ये अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 50% कंप्लीट हो चुका था। वेस्ट कोस्ट टर्मिनल जो है ये आपका स्क्रैच से शुरू होगा, इसमें अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो भी इंफ्रा लगेगा वो स्क्रैच से लगेगा। ये इसकी नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट क्या है, यहाँ पर 74% स्टेक होगा, किसका, इंडिया प्लस जापान का। वहां पर कितना था, वहां था 49, यहाँ कितना दे रहे हैं, यहाँ 74 दे रहे हैं। एंड आई गेस सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी कोई अंतर भी दिख नहीं रहा है इसमें। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं, तेज से पढ़ेंगे, हम कल पढ़ चुके हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आफ्टर द श्रीलंका डिसीजन रेनिजिंग ऑन द 19 एग्रीमेंट जो हुआ था, द कंट्री कैबिनेट हैज नाउ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू डेवलप द वेस्ट टर्मिनल ऑफ द कोलंबो पोर्ट। मैं कह रहा हूं ना कि वेस्ट टर्मिनल दिया था एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद जापान एंड इंडिया। ईस्ट वाला छीन लिया, ईस्ट वाला छीन लिया, इसके बजाय दे रहे हैं वेस्ट, अंदर पीपीपी मॉडल, ठीक है, ये दे रहे हैं। आफ्टर द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियंस अक्रॉस द कंट्री, मैंने कहा था ट्रेड यूनियंस जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया, द श्रीलंकन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रेनेज, मतलब अपने वादे से पीछे हटे हैं, ऑन अ 2019 एग्रीमेंट विद इंडिया एंड जापान टू डेवलप द स्ट्रेटेजिक
ईस्ट कोस्टल टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट। तो इससे जो है हटा दिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, after Prime Minister Mahinda Rajapaksa statement that the operation of the East Terminal would be done by Sri Lanka Port Authority on its own, a cabinet meeting approved a proposal to develop the West Terminal at the Colombo Port as a public-private partnership with India and Japan। ये बेसिकली एक कंपनसेट चीज है जो हम ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। बाकी अभी इंडिया और जापान की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया है इस वेस्ट टर्मिनल को लेकर, ठीक है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा है कि response was that the island nation should not be taking a decision in a unilateral manner on an existing tripartite agreement। जो एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है 2019 में, उसके ऊपर इस कंट्री को रिफ्रेन करना चाहिए कोई यूनिलेटरल डिसीजन लेने से, ठीक है। अब सर कंपनसेट ऑफर क्या है, मेरे ख्याल से कल भी हमने बात की थी, ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। कैसे, श्रीलंका डिसीजन जो है वो पीछे हटा है, इन्होंने जो है वेस्ट टर्मिनल जो है कोलंबो पोर्ट का वो दे रहे हैं। अब इसके फायदे क्या हैं सर, अब मैं यहां लिखता हूं फायदे, समझिए फायदे, जो वेस्ट के फायदे हैं और जो वेस्ट के नुकसान है। सर फायदे क्या है ना वेस्ट के सर फायदे ये हैं, द वेस्ट टर्मिनल ऑफर फॉर इंडिया क्या है, ये 85% स्टेक देता है, वेर एन वो कितना था, वो था आपका, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, ठीक है, ये ऐसे करते हैं, ये ईस्ट टर्मिनल था ये वेस्ट टर्मिनल था। अंतर क्या है, इसमें 85% स्टेक था, ईस्ट में कितना था, ईस्ट में था 49% स्टेक। चलिए पहला फायदा हो गया वेस्ट में। सेकंड फायदा क्या है, इवन इट इज अ बेटर डील फॉर इन्वेस्टर। बेटर डील क्यों है सर, क्योंकि 85% स्टेक मिल रहा है और अदानी के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो सर गवर्नमेंट ही लेती है, ठीक है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी कोई चेंज नहीं है, सेम ही है सर, सिक्योरिटी के हिसाब से भी चेंज नहीं है। एंड जियोपॉलिटिकल टू वेस्ट टर्मिनल इज ऑलमोस्ट द सेम इफ कंसिडर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड द नेसेसिटी टू हैव अ पोर्ट टर्मिनल इन श्रीलंका। तो सिक्योरिटी का उससे भी ये सेम है। इसके अलावा साइज सेम है, कोई स्मॉल नहीं है, और डेप्थ भी सेम है, साइज एंड डेप्थ जो है वो इनकी सेम है, कोई अंतर नहीं है। 3 हो गया सर, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है, इसको जो है स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, इसको जो है स्क्रैच से दोबारा से बनाना पड़ेगा, और ये जो हो चुका है ये है पार्शियली डेवलप हो चुका है। अंतर समझ में आ गया सर आपको। वेस्ट ईस्ट से वेस्ट में अगर हम स्विच करते हैं तो फायदे क्या है, 85% स्टेक मिल रहा है, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से सेम है, साइज एंड डेप्थ जो है इसका सेम है, बड़ी शिप यहां भी डॉक कर सकती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया गया है, तो इसको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। वेन अगर ईस्ट कोस्टल टर्मिनल था कोलंबो में, तो उसमें 49% स्टेक था, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से दोनों सेम ही है, साइज एंड डेप्थ जो है दोनों का सेम है, ठीक है, बड़ी शिप डॉक कर सकती है। लेकिन ये जो है पार्शियली कंप्लीट हो चुका था, अभी कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है, आगे देखते हैं डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो इसके रिएक्शन में जो आज डेवलपमेंट हुआ है, इसके रिएक्शन में जो आज डेवलपमेंट हुआ है वो क्या है, जापान ने भी कह दिया है कि श्रीलंका को जो है यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और यही कहा था किसने, यही कहा था हमारी इंडिया ने भी, ठीक है। बाकी इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ जो पूरा हम पढ़ चुके हैं। अगर ईस्ट से वेस्ट में स्विच करेंगे तो फायदे और नुकसान के बारे में हमने बात कर ली है। चलिए एक बार टाइम देख लेते हैं सर, टाइम कितना हो गया है, 1 घंटा होने को आया है, और अभी न्यूज तो बहुत बची है मेरे दोस्त। बाकी ये जो एक न्यूज है, मैं फिशिंग के ऊपर, आप प्लीज जो बने हुए हैं, किसी को ये वीडियो चाहिए तो फिशिंग के ऊपर मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस ला सकता हूँ। फिशिंग एक श्रीलंका और आपका तमिलनाडु का जो कोस्टल इलाका है उसके बीच में हमेशा एक इशू रहा है। आप कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं इंडियन डिप्लोमेसी की भी कमी है, क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी ने कभी भी इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। हम हमेशा टॉक्स करने के लिए रिफ्रेन करते हैं, और यही जो है एक पॉलिटिकल इशू जो है तमिलनाडु में बन जाता है। और अभी कुछ फिशरमैन की डेथ हुई है, ठीक है, श्रीलंकन नेवी के से वहां से हुई है, या उनकी बोट जो है वो डूब गई थी। श्रीलंकन नेवी की कोस्ट गार्ड से जो उनकी बोट टकराई, वो जब भाग रहे थे और टकरा के वो क्रैश कर गई या वो डूब गई, सिंक कर गई। तो उनको लेकर जो वहां की पार्टी है डीएमके, ठीक है,
उसने जो है पीएम से जवाब मांगा है। ठीक है, तो अभी ये मुद्दा पक रहा है, इसके ऊपर पूरी एक लॉन्ग ड्रॉन स्टोरी मैं आपके लिए लाने वाला हूं, जिससे कभी भी आपका फिशरमैन के ऊपर कोई भी विवाद या कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं न्यूज छोड़ रहा हूं, तो देख रहे हैं, मेरा वादा याद रखिए, ये न्यूज मैं छोड़ रहा हूं। ये एक बिल था, ठीक है, यहां क्या कहा गया ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी इस बिल में क्या मिसयूज हो सकता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं सर, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स विल लीड टू मिसयूज। ठीक है, जस्टिस मदान लोकर मेक्स अ रिटन सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं इसको। जस्टिस लोकुर कौन थे, किसको याद है, आपने कहीं नाम सुना है, मदन लोकुर, जस्टिस लोकुर। जब दिल्ली में स्टेबल बर्निंग के केस आना शुरू हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वन मैन कमिटी बनाई थी, इसके अंडर जस्टिस लोकुर के अंदर, और इनसे कहा गया था आप स्टूडेंट्स को वॉलंटियर्स बेसिस में अपने साथ काम कराइए, अगर आपको याद होगा। फिर सरकार ने क्या कहा, सेंटर ने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम एक लॉ ले आते हैं जिससे स्टेबल बर्निंग एक क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और फाइन और जेल के प्रावधान उसमें होंगे, अगर किसी को याद हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू कलेक्ट डीएनए सैंपल्स फ्रॉम सस्पेक्ट as laid down in the DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 19। पहला तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 19। ठीक है, इसमें क्या है, डीएनए सैंपल्स हम लेते हैं फ्रॉम सस्पेक्ट, will give them unbridled power that is easily capable of misuse and abuse and amount to a threat to the life, लिबर्टी एंड डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन। ये कौन कहता है, जस्टिस लोकुर कहते हैं, किसके सामने, एक रिटन सबमिशन फाइल करते हैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन साइंस एंड टेक। ये तो हो गई बात, क्या हुआ है, जस्टिस लोकुर ने एक रिटन सबमिशन दिया है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी को, कि जो कि जयराम रमेश के अंडर काम करती है। कहा गया है कि डीएनए सैंपल्स जो हम लेते हैं किससे, सस्पेक्ट्स के, उसका जो है मिसयूज हो सकता है, हमारी प्राइवेसी का हनन हो सकता है, एक इंडिविजुअल की लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर जो है, डिग्निटी के ऊपर जो है, ये एक हनन हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। और ये किसके अंडर है, ये आपका आता है डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019। ठीक है, ये भी हो गया सर। ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब डीएनए से क्या क्या इश्यूज होते हैं ये देखिए, ये सोर्सेज जिससे मैं लेके आया हूं, ये कोई इंडियन सोर्स नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि डीएनए का मिसयूज कैसे कैसे हो सकता है। बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जांपल है सर, अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको डीएनए के बारे में तो आप बोर हो जाएंगे, तो बाकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, आपको मजा आएगा। देख कभी कभी क्या हुआ था ना, देखिए क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बंदा था जिसको पार्किंसन डिजीज थी, हु वाज अनेबल टू वॉक मोर देन अ फ्यू फीट विदाउट असिस्टेंस। वो कुछ दूर तक चल भी नहीं पाता था बिना सहायता के। वो कन्विक्टेड हुआ एक किसमें, बल्गरी बेस्ड ऑन अ पार्शियल डीएनए प्रोफाइल मैच। हुआ क्या, एक बंदा जो चल भी नहीं पा रहा था, हुआ क्या, हमारा पहले सुनिए डीएनए क्या होता है ना, डीएनए क्या होता है, हर आदमी का 99% डीएनए जो होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, और जो 1% होता है या 0.1% होता है वो डिफरेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, पार्शियल डीएनए प्रोफाइल हमारा मैच हो जाता है, इससे क्या होता है, जो निर्दोष आदमी है उसको सजा हो जाती है। और यहां पर एक आदमी था जिसे पार्किंसन डिजीज थी, उसके ऊपर ही आरोप लगा है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एडम स्कॉट थे जिनका डीएनए मैच किया विद अ स्पर्म टेकन फ्रॉम अ रेप विक्टिम इन मैनचेस्टर में एक लेडी का रेप हुआ, और जब जो स्पर्म का सैंपल लिया गया उससे, उसका सैंपल जो है एडम स्कॉट से मैच कर गया, जो कि वहां से 200 किलोमीटर दूर था। और उसने बोला मैंने कभी वो जगह विजिट ही नहीं की। अब ये क्या हो सकता है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर डीएनए की लैब होनी चाहिए, डीएनए की लैब होनी चाहिए। सर पहला सुनिए, डीएनए का फायदा क्या है, डीएनए का फायदा यह है, कोई क्राइम में अगर हमने कुछ, जैसे हम
जैसे आप लोग देखते होंगे सीआईडी, वहां पर एसीपी प्रद्युमन साहब को हमेशा क्राइम स्पॉट पे कुछ बाल या कुछ ना कुछ ऐसा मिलता था जो कि क्रिमिनल का या जो कि आपका क्रिमिनल का होता था। तो उसका वो डीएनए निकालेंगे और उस डीएनए से जो है वो जो सस्पेक्ट्स है उसका डीएनए जो है मैच करेंगे और पकड़ लेंगे। ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है ना सर, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि जब हम कोई डीएनए लैब बनाएंगे, ठीक है, मानिए डीएनए है, हमने एक डीएनए लैब बना दी, यहां पर क्या हो गया, ये मिक्स हो गया, मिक्स हो गया तो इससे क्या होगा, जो बेकसूर है उसे सजा हो सकती है। समझ रहे हैं? ये पूरी लैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डीएनए पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये डीएनए अगर आपस में मिक्स हो गए, कोई केयरलेस मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, इससे जो निर्दोष है उसको सजा मिल जाएगी। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं सर, समझिए ये मेरा घर है, ये मेरा घर के बाहर एक ग्राउंड है, ये फुटबॉल ग्राउंड है। मैं इवनिंग में अपने घर से, समझिए मैं इवनिंग से अपने घर से यहाँ पर वॉक करता हुआ आया, मैं यहाँ पर वॉक करता हुआ आया, मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैं आराम से यहाँ खड़ा हुआ थोड़ी देर, मैंने फोन में बात की एंड देन मैं वापस चले गया। रात को क्या हुआ, यहाँ पर रात को एक गैंग के बीच में लड़ाई हुई जिसमें 2 लोग जो है डेथ हो गई। ठीक है, ये सारा सिनेरियो जो है हाइपोथेटिकल है, 2 लोग मर गए, 2 गैंग की यहाँ पर लड़ाई हुई जिसमें 2 लोग मर गए। अब जब सुबह लोग, पुलिस वहां सर्वे करने आएगी तो पुलिस वहां से डीएनए कलेक्ट करेगी। हो सकता है जो गैंग मेंबर्स थे उनका डीएनए पुलिस को मिलेगा, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मेरा डीएनए भी वहां पर हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि मेरा डीएनए भी वहां पर हो, क्योंकि उनसे पहले मैं भी उस जगह पे गया था। तो समझिए मैं तो एक निर्दोष हूं, कहीं ना कहीं मैं भी इसकी लपेट में आ गया ना। तो जरूरी नहीं है डीएनए जो मिलता है साइट से वो उस आरोपी का ही हो, कभी कभी उस साइट में उससे पहले जब क्राइम हुआ हो, उससे पहले किसी ने विजिट किया हो, उसका डीएनए वहां मिल गया हो। मैं साइट में गया क्राइम से पहले, मेरा बाल गिर गया या कुछ मेरा गिर गया, तो मेरा डीएनए तो वहां चले जाए, वहां रह जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं ये देखिए इसके मिसयूज है। तो डीएनए के पॉजिटिव भी हैं, डीएनए के नेगेटिव्स भी हैं, चर्चाएं इसमें बहुत हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स इसमें आते हैं, चर्चाएं भी इसमें बहुत हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इसमें देखते हैं कि ये एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बाकी अभी इस पे कमिटी स्टेज में ये बिल आपका है। नुकसान क्या क्या है मैंने बोल दिया, फायदे क्या है, आरोपी को पकड़ना बड़ा आसान होता है, फायदे ये हैं। नुकसान ये है कि अगर हम डीएनए की लैब बनाएंगे तो डीएनए मिक्स हो सकता है, और डीएनए हमेशा सही आरोपी की जांच नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा क्राइम सीन में क्राइम होने से पहले गया हो और लकीली जो क्रिमिनल था उसका डीएनए वहां नहीं मिला हो, और जो क्राइम से पहले वहां गया हो उसका डीएनए वहां मिल गया हो, तो बेचारा फंस जाएगा, जैसे इस केस में मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, आई गेस थोड़ा सा आइडिया आपको इस बिल को लेके आ गया होगा। ये एक स्टडी है सर, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये अराउंड वर्ल्ड न्यूज से पहले एक स्टडी है। इसमें कुछ नहीं कहा गया है, जल्दी से खत्म करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आपकी एस्ट्राजेनिका है, जो आपकी कोविशील्ड है, कोविशील्ड की जो पहली डोज है और जो दूसरी डोज है उसके बीच में अगर 12 वीक का गैप है, 12 वीक से ऊपर का गैप है, तो आपकी जो एंटीबॉडी है, ठीक है, तो जो आपकी एंटीबॉडी है वो जो है, या आपकी जो इम्यूनिटी है जो है वो हायर होगी उन लोगों से जिनका गैप जो है आपका कितना है, जिनका गैप कितना है, जिनका गैप है 6 वीक्स का। मतलब एक डोज और 2 डोज के बीच में कम से कम 12 वीक से ऊपर गैप अगर होता है तो इम्यूनिटी या एंटीबॉडी शरीर में होने की आशंका या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वेरस अगर गैप जो है 6 वीक्स के कम का होता है तो वहां पर आशंका कम है। एंटीबॉडी दोनों केस में ही रहेगा, यहाँ पर ज्यादा रहेंगी, यहाँ पर कम रहेगी। तो ये सिर्फ एक आपका क्या कह सकते हैं, ये आपकी सिर्फ एक स्टडी है। ठीक है, तो आप पर देख लीजिएगा इसे। ठीक है, ये हमने देख लिया है, ये कल की न्यूज है, जो लोग बने हुए हैं वो कल पढ़ लीजिएगा। न्यूज क्या है, ये है मिलिट्री कूप जो कहां हुआ है, जो हुआ है म्यांमार में। जो सू की जो वहां की लीडर थी उनको क्या किया है, डिटेन किया है। और म्यांमार में ऐसा पहले नहीं हो रहा है, मैं जल्दी से कहानी बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। म्यांमार में 2011 में ही
मिलिट्री रूल खत्म हुआ है। 2011 से पहले म्यांमार में 1989 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1989 से म्यांमार में मिलिट्री रूल स्थापित था। तो वहां की लीडर की सू की, उनको 15 साल के लिए होम डिटेन किया गया था। 2011 में मिलिट्री रूल वहां पर खत्म हुआ, सू की को रिलीज किया, एंड देन 2015 में वहां इलेक्शन हुए, सू की पार्टी वहां जीत गई, सू की पार्टी वहां जीती, एंड देन वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई। देन 2020 में फिर इलेक्शन हुए, इसमें भी सू की पार्टी जीती, लेकिन वो पार्टी जिसका मिलिट्री ने जिस पार्टी को सपोर्ट किया वो पार्टी हार गई। तो मिलिट्री ने कहा, या वहां की जो आर्मी ने कहा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, और ये देख के उन्होंने पावर जो है अपने हाथ में ले ली। सू की और उसकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे उनको जो है होम अरेस्ट के तौर पे होम अरेस्ट कर दिया है, और जो आर्मी के चीफ है उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली है। इसके रिएक्शन में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए, और हम हर तरह से म्यांमार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए तैयार है, और उन्होंने ये भी कहा है आर्मी से कि आप डेमोक्रेसी का सम्मान करें, ठीक है, और हम अगर हो सकता है अगर हमें एक्शन लेना पड़े तो हम लेंगे। वेयरएज इंडिया इस चीज को वॉच कर रहा है ध्यान से। चाइना ने कहा है इस चीज में वेस्टर्न का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, इससे वहां सिचुएशन जो है और फ्रेजाइल हो सकती है। और चाइना के बारे में एक बात है सर, 2011 से पहले जब वहां मिलिट्री रूल था तब भी चाइना का म्यांमार से अच्छे संबंध थे। तो चाइना जहां खुद डेमोक्रेसी नहीं है, जहां खुद लोगों को राइट टू फ्रीडम नहीं है स्पीच का, तो वो कंट्री से हम क्या उम्मीद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक डेवलपमेंट है म्यांमार का, और अभी 2 वीक्स के लिए इनको रिमांड में लिया गया है, किसे, सू की को। चलिए, कोई नया डेवलपमेंट इसमें होता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कितनी न्यूज रह रही है सर, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से, छोटी छोटी न्यूज है सारी। तो इसमें क्या है, आप जानते हैं ओबामा के टाइम पे डील में था कौन, ईरान, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में था। ट्रंप ने इस डील से हटा दिया। अब बाइडेन कह रहे हैं कि हम ये डील दोबारा साइन करेंगे, और ईरान से कहा है कि आप कंप्लायंस कीजिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। ट्रंप ने हटाया, और क्या किया ईरान ने, क्या किया, न्यूक्लियर का प्रोग्राम जो है वो बढ़ा दिया, और यूएस ने क्या किया, इस पे सैंक्शंस लगा दिए। ईरान के लोगों पे खाना नहीं था, ईरान के लोगों पे दवाइयां नहीं थी, ईरान के लोगों पे बहुत समस्याएं थी सर। ईरान एक तेल की इकोनॉमी थी, और ईरान से लोगों ने तेल भी नहीं खरीदा, वो इंडिया भी आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान जो है डील से बाहर आया, ट्रम्प डील से बाहर आए, ईरान ने न्यूक्लियर का अरेंजमेंट करना शुरू किया, और ईरान पे सैंक्शन लग गए। अब बाइडेन कह रहे हैं कि जो ओबामा के टाइम पे डील हुई थी उसको हम रिव्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी ईरान ने यह कहा है जो डील थी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल तो है, बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की तरफ से ही आया है, लेकिन कोई बिल्डअप नहीं हुआ है, समझ रहे, कोई न्यूज में नया कोई बिल्डअप नहीं हुआ है। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि हम बीच में जो है इंटरलॉकुटर का काम कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कोई नहीं चाहिए, ठीक है। ईरान ने कहा है रूल्ड आउट चेंजेस टू ईरान न्यूक्लियर अकॉर्ड विद वर्ल्ड पावर्स एंड डिसमिसेस कॉल्स टू ब्रॉडन द टर्म्स ऑफ द डील एंड इंक्लूड रीजनल कंट्रीज। कोई भी रीजनल कंट्रीज इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, और जो एग्रीमेंट था वही रहेगा। बाकी अभी साइन नहीं हुआ है, सिर्फ वही बात चल रही है। बाकी देखते हैं आगे डेवलपमेंट कैसा होता है। इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, JCPOA, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी क्या इवेंट था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अब देखिएगा। चलिए, ये पाकिस्तान की न्यूज है कि पाकिस्तान ने भी आफ्टर ऑल फाइनली जो है पाकिस्तान को अपने नागरिकों की परवाह हुई और उन्होंने जो है वैक्सीन मंगाई है। इंडिया से नहीं मंगाई है, बड़ी बात यह है, चाइना की सिनोफार्म वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में आई है। अराउंड जो है 500,000 डोज जो है चाइना ने पाकिस्तान को दी है ग्रांट के तौर पे, और पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है शुरू कर दिया है। ये वहां के PM है इमरान खान, ये वहां का एक मेडिकल वॉलंटियर है जिनको दवाई मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज थी, बजट में आई थी। बजट में क्या था मैं सिंपल बता देता हूं आपको। PF में अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर होता है एक साल में, तो उसमें क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा। ये न्यूज है। PF में अगर 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है एक ईयर में, तो उसके ऊपर क्या है, टैक्स पड़ेगा। उसकी कंटिन्यूटी में एक न्यूज आई है कि इंटरेस्ट ऑन PF कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 2.5 लाख मस्ट इन IT फाइलिंग्स। वही बात है सर, समझ गए। तो ये तो बजट की न्यूज थी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
आज की आखिरी न्यूज क्या है? इंडियाज वीक फिस्कल पोजीशन, इंडियाज वीक फिस्कल पोजीशन टू रिमेन अ की क्रेडिट चैलेंज। इंडिया का इस साल फिस्कल डेफिसिट जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है 18 लाख करोड़। ठीक है, ये हमारा क्या कह सकते हैं, उधार है। ठीक है, अब समझिए, अब आप समझिए सर, समझने वाली बात ये जो आपका है 9.5% है आपका जीडीपी का, पहली बात तो ये। ठीक है, अब मेरी बात समझिए आप, अब समझना क्या है, स्टॉक मार्केट, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको। जो स्टॉक मार्केट है, बजट के आने के बाद एकदम उछाल मार रही है। सेंसेक्स 50 से ऊपर पहुंच गया है, निफ्टी 15 से ऊपर है। ठीक है, सेंसेक्स 50 से ऊपर है, निफ्टी 15 से ऊपर है। ठीक है, स्टॉक मार्केट उछाल मार रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का डेटा जो है सामने आएगा, रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग को डाउन करेंगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है बाहर जाएगा, और क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी। तो इन शॉर्ट मेरा इंडिविजुअल ये है, ये सही समय है अपने स्टॉक को सेल करने का, क्योंकि मार्केट जो है कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है, ऑलरेडी 50 से ऊपर जा चुका है। धीरे धीरे जो फॉरेन एजेंसीज हैं वो हमें क्रेडिट रेटिंग्स देंगी जो कि खराब होंगी, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊपर है, और आने वाले समय में भी हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो नीचे आने का नाम नहीं लेने वाला है, क्योंकि हमें अभी खर्च करना है, लोगों को पैसा देना है। तो जैसी हमारी रेटिंग्स जो है नीचे आएंगी, स्टॉक जो बाहर का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इंडिया से खींचेगा, क्योंकि वो लोग भी इन्वेस्ट ऐसी कंट्री में नहीं करना चाहते जहां पर जो है उधार में कंट्री हो, तो वो पैसा खींचेगा और मार्केट नीचे आने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। सेशन आई गेस बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं वो समझ सकते हैं कि यूपीएससी का जो आपका स्टडी है, जो आपका हिंदू है, वो जो है एक आधे घंटे में नहीं हो पाता है, समय लगता है। तो अल्टीमेटली हमने यही किया, अराउंड 1 घंटा 16 मिनट की क्लास हुई हमारी। जो बने हुए थे उन्होंने एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी न्यूज कवर करूं। सारी न्यूज तो सर देखिए कवर नहीं हो पाती है, इतना 25-26 न्यूज हमारे पास होती हैं, उसके बाद भी 1, 2 या 3 न्यूज रह जाती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से आगे हो, आपको ज्यादा न्यूज पता हो। बाकी जो बचती है मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ले आता हूं, लेकिन जितना पढ़िए थोरो पढ़िए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं समझिए, इस 1 घंटे में मैं आपका पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है वो कवर कर दूंगा। बाकी उसका पार्ट जो आपको बचा हुआ टाइम है वो आप अपनी स्टडीज में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सर, अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए सेशन में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।